Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, AVSIT College of Engineering. Dear students, this is the first lecture of module number 5. लाइन इंटीग्रेशन इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर लाइन इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है. इंटीग्रेशन करने के और भी तरीके इस मॉड्यूल में आप पढ़ेंगे, जो कि हम सीधे बिना इंटीग्रेशन करे ही इंटीग्रेशन कर लेते हैं. लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कैसे किया जाता है. जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है जेड प्लेन, और जेड प्लेन के अंदर मेरा जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर कोई भी कर्व है. कर्व इज एफ जेड. एफ जेड कोई कर्व है जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है. एक जो कर्व है, मैंने उस कर्व के कुछ छोटे छोटे पार्टीशन किए, जैसे ए नोट से ए वन से ए टू से ए3, यानी Z1 Z2 Z3 की फॉर्म में कुछ उसके पार्टीशन हुए हैं. जैसे मान लीजिए ये पॉइंट कोई ए नोट है, A1 है, A2 है, A3 है, और चूंकि इन पॉइंट्स को कॉम्प्लेक्स में लेना है तो मैंने इसीलिए इनके नाम रखे हैं Z नोट, Z1, Z2, Z3, Zn-1 एंड Z. कुछ इस तरीके से मैंने इनके नाम रखे. छोटे छोटे कुछ पार्टीशन किए हैं. इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है कि सारे पार्टीशन को अलग अलग पता करें और फिर सबका सम करें, उससे मेरा पूरा इंटीग्रेशन मिल जाता है. मान लीजिए कि एफ जेड मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन है, एंड ए बी कोई पाथ है. यानी ये जो पाथ मैंने लिया, जिसको मैं ए नोट से लेकर के ए एन तक कह रहा था, यानी ए जेड नोट से लेकर के Z1 तक का जो फंक्शन है, इस पाथ को मैंने ए बी कहा है. जेड नोट, Z1, Z2 एंड Zn आर दी सब इंटरवल्स. मतलब ये मैंने कुछ सब इंटरवल बनाए हैं इस पूरे पार्टीशन के, जो कि पूरी लेंथ ए बी है. देन दी लाइन इंटीग्रेशन अलोंग दी पाथ ए बी. अगर मैं ए बी पाथ के अलोंग चलूँ तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा अलोंग दी पाथ फॉर दी फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू ए बी के अलोंग एफ जेड डी जेड हो जाता है. जबकि एफ जेड को हमने ऑलरेडी पढ़ा है, क्योंकि एफ जेड यू प्लस आई वी होता है, और जो डी जेड है, जेड चूँकि एक्स वाई होता है, तो डी जेड इक्वल्स टू डी एक्स प्लस आई डी वाई हो जाता है, यानी डी एक्स प्लस आई डी वाई. इसको हम थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करें, सिंप्लीफाई करें, तो यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई के साथ वी डी एक्स प्लस यू डी वाई हो जाता है. यानी हमने एफ जेड फंक्शन और डी एक्स दोनों को ही वैल्यू पुट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन करके एक सिंपल रियल और इमेजिनरी पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है. अगर ए बी के अलोंग हम इंटीग्रेशन चाहते हैं तो इस इंटीग्रेशन से अपना इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं. The another definition is contour integration. What is contour integration? Contour integration very important because it is used for all the theorems. The closed curve C, कोई भी कर्व C जो कि क्लोज है, is called contour. उसी को कंटूर कहा जाता है. Then द इंटीग्रल अलोंग द कंटूर इज, यानी कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर कोई भी जो क्लोज कर्व होगा उसे हम कंटूर कहते हैं. अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी क्लोज कर्व है किसी कॉम्प्लेक्स प्लेन में एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू, तो उसके अराउंड भी इंटीग्रेशन कुछ ऐसे होगा, क्लोज कर्व के अराउंड यू डी एक्स माइनस वी डी वाई और प्लस आई वी डी एक्स प्लस यू डी वाई. यानी इस इंटीग्रेशन को हम ऐसे कर सकते हैं. अब ऐसे मैं डेफिनेशन आपको बताता जाऊं और आप सुनते जाएं, इससे अच्छा है इसको हम क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके देखें. तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा यहाँ पे. तो जो पहला क्वेश्चन मैंने उठाया, उस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं एक्स वाई का फंक्शन है, आई आया, यानी फंक्शन तो ये जेड में ही है लेकिन दिखाया गया एक्स वाई में है. और डी जेड का मतलब होता है आई डी एक्स, एक्स प्लस आई डी वाई अलोंग दी स्ट्रेट लाइन. और इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग आपको ये इंटीग्रेशन करना है. स्ट्रेट लाइन क्या है, जेड इक्वल्स टू जीरो, जीरो मतलब ओरिजिन है, और जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आई का मतलब होता है 1,1, यानी 1,1 पॉइंट से 0,0 पॉइंट से 1,1 तक की एक लाइन है, जिस लाइन का नाम ए बी रखा गया है. फिगर में देखिए आप. अब चूंकि ये लाइन है और मेरे पास 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1, जिससे कि y इक्वल्स टू एक्स लाइन आ जाएगी. अगर y इक्वल्स टू एक्स लाइन आ रही है
तो उससे मैं डी वाई इक्वस टू डी एक्स, यानी इस लाइन के अलोंग अगर मैं चलूँगा तो अपने पूरे इंटीग्रेशन को मैं एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यानी मेरे फंक्शन में अभी एक्स वाई दोनों आए थे, जेड को मैंने डी एक्स प्लस आई डी वाई लिखा है, तो मेरा पूरा फंक्शन एक्स वाई में हो गया है। तो यहाँ पर y इक्वस टू, चूँकि x है तो फिर डी वाई इक्वस टू डी एक्स, लिमिट को चेंज करना चाहें तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी, यानी मुझे लिमिट्स को x के लिए ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने यही किया है कि पूरे फंक्शन को, जो फंक्शन एक्स वाई में गिवन था उसे केवल x में कन्वर्ट कर लिया है। अब इंटीग्रेशन किया, क्योंकि एक्स स्क्वायर का x की पावर 3/3 हो जाएगा, यहाँ पर भी x की पावर 3/3 होगा, लिमिट 0 to 1 है, तो लिमिट रख के मैंने उसका आंसर बना दिया है। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ये पहला तरीका था, फंक्शन एक्स वाई में है लेकिन जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना। यहाँ पर देखिए कोई एक अनदर प्रॉब्लम है जिसमें फंक्शन भी जेड में है और मुझे जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इस बार मुझे इसको एक्स वाई में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली जेड के लिए भी इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। और चूंकि लिमिट्स भी 0 0 और 2 प्लस आई, यानी ये भी जेड में गिवन है, यानी लिमिट्स जेड में है, फंक्शन वो भी जेड में है, डी जेड यानी जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है। तो इस बार मुझे इसे एक्स वाई में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो जेड बार इज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड, मैंने उसका इंटीग्रेशन किया और उसका इंटीग्रेशन जेड की पावर 3/3 हो जाएगा। बट जेड इज, जब मैं जेड की जगह 2 प्लस आई रखूँगा तो उसको कॉन्जुगेट के साथ रखूँगा, तो कॉन्जुगेट के साथ मैंने रखा तो 2 माइनस आई हो गया, उसकी पावर 3, उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद जो वैल्यू आई यही मेरा आंसर है। यानी जेड का फंक्शन था, जेड में इंटीग्रेट हो रहा था, जेड में लिमिट्स थी, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। एक और तरीका है, मान लीजिए कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ लिमिट्स हैं, फंक्शन एक्स वाई में है और डी जेड अलोंग द पाथ एक्स वाई के कुछ फंक्शन देकर के मुझे पाथ दिए गए हैं। तो डिफरेंट पाथ दिए हैं, तो पहले जो पहला पाथ दिया है वाई इक्वस टू एक्स, पहले मैं उसके अलोंग चलूँगा, तो वाई इक्वस टू एक्स दी पाथ, ये है पाथ वो, तो एक वाई की जगह एक्स रखा जाएगा, डी वाई की जगह डी एक्स रखा जाएगा और 0 to 1 की लिमिट लगाई जाएगी। तो उससे मैंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और मेरा एक आंसर आ गया है, यानी एक्स की जगह वाई की जगह पे डी एक्स रखा जा रहा है, y की जगह पे x रखा जा रहा है, dy की जगह पे dx रखा जा रहा है और 0 0 से लेकर के 1 1 तक का इंटीग्रेशन हो रहा है। एक अनदर पाथ देखें तो एक पैराबोला दिया है, पैराबोला को अगर मैं देखूं तो वो 0 0 से लेकर के 0 1 तक हुआ, लेकिन पैराबोला इज y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, चूँकि y इक्वस टू एक्स स्क्वायर है तो फिर dx इक्वस टू 2x dx हो जाएगा। तो मैंने इसमें भी पूरे फंक्शन को x में कन्वर्ट कर लिया है और x में कन्वर्ट करने के बाद उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 थी, तो पहले अपर लिमिट को लगाते हैं, यानी 1 और 0 से 0 हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेशन ये आ गया। तो ऐसे मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। स्टूडेंट्स, एक अनदर प्रॉब्लम है, यानी उसे करने का तरीका भी अलग है। जैसे मेरा फंक्शन क्लोज कंटूर के लिए है जेड माइनस जेड का स्क्वायर डी जेड, यानी फंक्शन जेड में है, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, लेकिन एक क्लोज कंटूर यानी एक क्लोज सर्किल दिया हुआ है मोड जेड इक्वस टू 1। तो अगर मोड जेड इक्वस टू 1 दिया है, सर्किल की इक्वेशन दी है, तो इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स वाई में हम इसे कन्वर्ट ना करें उसके बिना भी इसका सोल्यूशन बनाया जा सकता है। तो चूंकि कैसे, यहाँ पर मुझे मोड जेड इक्वस टू 1 दिया है, यानी ये एक सर्किल की इक्वेशन है, यानी सर्किल की इक्वेशन और विद यूनिट रेडियस, क्योंकि इक्वस टू में 1 है तो ये यूनिट रेडियस का एक सर्किल है। यूनिट रेडियस के सर्किल को अगर देखें हम, तो हमने पहले भी इस पर बात की, हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सर्किल मुझे ये दिया हुआ है और सर्किल की इक्वेशन मोड जेड इक्वस टू 1 है, तो मैं 1 रेडियस का सर्किल, अगर सर्किल 1 रेडियस का नहीं है तो इक्वेशन होती है जेड इक्वस टू आर ई टू दी पावर आई थीटा, आर इज द रेडियस। अब दिस इज 1, तो जेड इक्वस टू ई टू दी पावर आई थीटा हो जाएगा। तो जेड इक्वस टू, जब हम ई टू दी पावर आई थीटा रखेंगे तो डी जेड की जगह पर भी आई ई टू दी पावर आई थीटा रखा जा सकता है। और चूंकि ये सर्किल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस 1 है, तो यूनिट रेडियस का एक सर्किल है, तो इसकी लिमिट हम 0 to 2 पाई बना सकते हैं, यानी 0 to 2 पाई लिमिट लेकर के पूरे फंक्शन को थीटा में कन्वर्ट कर दिया जाए, थीटा की लिमिट 0 to 2 पाई हो और जेड की जगह पे ई टू दी पावर आई थीटा रखा जाए। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर रखने वाले हैं। जब मैंने ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो जेड की जगह पर हमने देखा कि जेड की जगह जो हमारी वैल्यू आनी थी वो ई टू दी पावर आई जेड आएगी, जेड स्क्वायर की जगह पे ई टू दी पावर 2 आई जेड आएगी, डी जेड की जगह पर आ जाएगा
आई ई टू दी पावर आई थीटा डी थीटा और लिमिट्स हो जाएंगी 0 से लेकर के 2 पाई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ई टू दी पावर आई को अंदर ले गए, आई के साथ ले गए, इंटीग्रेशन किया और इंटीग्रेशन करने के बाद अब उसकी वैल्यू को रखा। अब 0 to 2 पाई लिमिट्स हैं, यानी ई टू दी पावर 2 पाई आई थीटा हो जाएगा। थीटा की वैल्यू रख दी और थीटा की वैल्यू एक बार 0 है तो 0 भी रखा। अब उसको मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा करके उनकी वैल्यूज़ को सॉल्व किया, जिससे कि मेरा आंसर पाई 1/6 आ गया है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम की जा सकती है। एक और प्रॉब्लम है, इस बार फिर से वही एफ जेड फंक्शन है, लेकिन जो सेंटर है वो चेंज है। यहाँ पर जो इक्वेशन है z-4 = 4 है, z-a = 4। z-a = 4 का मतलब है कि जो मेरा सर्किल है, सर्किल ए सेंटर का है, यानी मुझे यहाँ ओरिजिन पर सेंटर नहीं मिला है। रियल सेंटर रियल लाइन पर है ए, तो ए यानी यहाँ कहीं होगा a,0। a,0 होने के बाद 4 रेडियस लेकर के मैं एक सर्किल को ड्रा करूँगा, यानी मेरा सर्किल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये सर्किल हो गया ZA = 4 e टू दी पावर आई थीटा। अब यानी Z = A + 4 e टू दी पावर आई थीटा हो जाएगा, यानी इसका मुझे सब्स्टिट्यूशन करना है। तो वही लिमिट्स हो जाएगी 0 to 2 पाई। सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूँगा, dz की वैल्यू रखूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, उससे 2 पाई आई आ जाएगा। तो ऐसे मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक रेक्टेंगल दिया गया है, इस क्वेश्चन में देखिएगा, अगर एक रेक्टेंगल दिया है तो मैंने रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल में ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, सी से डी पे जाना है और डी से ए पे आना है। तो अगर मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल दिया है और मैं रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 को करना चाहूँ, तो मैं एक एक पाथ पे चलूँगा। 4 पाथ है मेरे, क्लोज कर्व है, तो एक एक पाथ पे चलूँगा। पहले ए से बी पे जाना है, फिर बी से ए पे सी पे जाना है, सी से डी पे जाना है और डी से फिर ए पे आना है। जैसा कि हमने पहले भी इस पार्टीशन को, अलग अलग जो पार्टीशन बने हैं, इनके अलोंग चलते हुए हमने पहले भी इंटीग्रेशन किए हैं मैथमेटिक्स 1 में। तो इसी तरीके से हम एक एक पाथ के लिए चलेंगे, कौन कहाँ वेरी कर रहा है, उसका सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, उसको करके हम इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें कि एक क्वेश्चन तो कम से कम आना ही है एग्जाम में। अब हम इसको अगले तरीके से कोची की थ्योरम से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, नेक्स्ट लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।